हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज इस वीडियो में विद्यालय आधारित आकलन के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि एसबीए या विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। तो आइए देखें, सबसे पहले इसकी पारिभाषिक आधार पर स्थिति क्या है। विद्यालय आधारित आकलन की संदर्भ में तीन बातें कही जाती हैं या इसे परिभाषित करने के तीन आयाम लिए जाते हैं। एक आयाम तो यह है कि वह आकलन पद्धति जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। और दूसरा आयाम इसको परिभाषित करने का यह है कि विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का किया गया आकलन है एसबीए। यानी एसबीए शुद्ध रूप से क्या है, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का किया गया आकलन है। और एक और परिप्रेक्ष्य में इसे परिभाषित किया जाता है क्या, अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन को विद्यालय आधारित आकलन कहते हैं। यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है उस दरमियान जो शैक्षिक फिलोसफी है, एजुकेशनल फिलोसफी है, उसके अंतर्गत रहते हुए विद्यालय में बच्चों का जो आकलन किया जा रहा है वह विद्यालय आधारित आकलन है। आइए अब जानने की कोशिश करें कि विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यह छात्रों की भय रहित और तनाव मुक्त वातावरण में लगातार उनकी प्रगति का आकलन प्रस्तुत करती है। यह सतत और रचनात्मक प्रक्रिया है। इसमें स्वमूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाता है। यह बालकों के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक उपलब्धियों का आकलन करता है। इस आकलन पद्धति में भावी रणनीतियाँ अपनाने और बदलने के अवसर होते हैं। सतत पश्चपोषण और सहपाठियों व शिक्षकों की समीक्षा के सकारात्मक प्रभाव के कारण सीखना कैसे सीखें इसका भी संबल मिलता है। इसमें छात्रों की अधिगम प्रक्रिया का सतत रिकॉर्ड रखा जाता है। बच्चों का आत्मविश्वास इस पद्धति से बढ़ता है। यानी यह जो आकलन पद्धति है यह बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। इसमें बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। यह अधिगम प्रतिफल आधारित आकलन है, यानी लर्निंग आउटकम बेस्ड यह असेसमेंट है। इसमें बालकों के इस परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है कि बालक ने कितना सीखा और उसे कितना सीखना था। तो यह एक विद्यालय आधारित आकलन है और विद्यालय आधारित आकलन के ये कुछ विशेषताएं हैं। आइए विद्यालय आधारित आकलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालें। प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को या छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए विविध रणनीतियां अपनाई जाती रही हैं। शास्त्रार्थ से लेकर जीवन कौशलों के खुले प्रदर्शन और प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों की उपलब्धियों और योग्यताओं का आकलन किया जाता रहा है। आप प्राचीन काल में प्रचलित आकलन की पद्धतियां अगर देखें तो वहाँ लिखित परीक्षाएं न होकर समस्या समाधान की व्यवहारिक पद्धतियां हुआ करती थीं, जैसे तैराकी, खतरनाक जानवरों के शिकार, किलों को जीतना, शत्रु को विजय करना, रोगी की चिकित्सा करना, नीति व न्याय के विविध विषयों का शास्त्रार्थ करना। तो इस तरह की पद्धतियां हम जो है प्राचीन काल के संदर्भों में प्रायः देख पाते हैं। महाभारत है, रामायण है, उस काल की आप ग्रंथों का अध्ययन करें तो ऐसी आकलन पद्धतियां वहाँ देखने को मिलती हैं। किंतु वर्तमान संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि आधुनिक विश्व में लिखित परीक्षाओं पर आधारित मूल्यांकन और प्रमाण पत्रों का एक
दौर सा चल पड़ा है। अब बहुत अधिक जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि लिखित परीक्षाओं में बालक की उपलब्धि क्या है। तो ये वर्तमान जो वक्त है, वर्तमान जो दौर है मूल्यांकन का, इससे जो असंतुष्टियां हैं या जो समस्याएं हैं, उनका समाधान एसबीए में है, या एसबीए में उन लिखित परीक्षाओं पर आधारित मूल्यांकन की कमियों को दूर करने की एक कोशिश ढूंढी जा रही है, एक कोशिश की जा रही है, ऐसा समझें। चलिए एसबीए को और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। ये एसबीए जो है वो विद्यालय में चल रही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें प्रत्येक छात्र अपने विषय अध्यापकों द्वारा निरंतर आकलित होता रहता है। जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं और सामान्य शिक्षक हैं विद्यालय में, उनसे हर छात्र नियमित रूप से, सतत रूप से आकलित होता रहता है। हर स्टूडेंट के बारे में कुछ न कुछ नज़रिया रखता है। तो अब उस नज़रिए के परिप्रेक्ष्य देखें तो दो होते हैं, एक नॉन एकेडमिक होता है, दूसरा एकेडमिक होता है। तो ये जो एकेडमिक परिप्रेक्ष्य है वह कैसे आकलित होता है? सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट के द्वारा। यानी जो एकेडमिक परिप्रेक्ष्य है बालकों का, एकेडमिक उपलब्धि है छात्रों की, उसे आकलित करने का एक तरीका तो सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट यानी केंद्रीकृत आकलन पद्धति है, जिसमें पूरे प्रदेश की, पूरे बोर्ड की परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं वह हो गया। और एक दूसरा है स्कूल असेसमेंट यानी होम एग्जामिनेशन, जिसे आप प्रायः कहते रहे हैं वो। तो ये दो जो है कि तरीके से अकादमिक उपलब्धियों को बालकों की आकलित की जाती हैं। जो नॉन अकादमिक पक्ष है बालकों के आकलन से संबंधित, वह भी एसबीए का एक अहम हिस्सा है। उसमें क्या क्या है? उसमें है फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, को करिकुलर असेसमेंट और साइकोमेट्रिक असेसमेंट, यानी मनोवैज्ञानिक उनकी जो आकलन है वह भी एसबीए में स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो एसबीए है यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, उसके मुख्यतः दो आयाम हैं या दो परिप्रेक्ष्य हैं, एक एकेडमिक और एक नॉन एकेडमिक। तो एकेडमिक परिप्रेक्ष्य तो आप लगातार देख रहे हैं, जो वर्तमान में भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहे हैं उसमें शुद्ध रूप से एकेडमिक बातों का ही जो है बिंब दिखता है। बच्चों के एकेडमिक उपलब्धियां क्या हैं उतना ही वहाँ हम देख पाते हैं। तो जो एसबीए है वह बालकों के एकेडमिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ नॉन एकेडमिक उपलब्धियों को भी समाहित या शामिल करने की एक कोशिश है। यह समझ लेने में अब कोई संकोच नहीं करना होगा। एसबीए की सामान्य समझ बन जाने के बाद अब हम यह देखने की कोशिश करें कि आखिर एसबीए को लागू करने में चुनौतियां क्या आएंगी, या एसबीए या विद्यालय आधारित आकलन की क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो देखें कि जो विद्यालय आधारित आकलन है उसकी चुनौतियां भी जो सामान्य परंपरागत आकलन पद्धतियां हैं उनसे कहीं भी कम नहीं है। यानी यह भी एक चुनौतीपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। जो सामान्य परंपरागत आकलन प्रक्रिया चल रही है उसकी जो चुनौतियां हैं उसका समाधान तो हम ढूंढने के रूप में विद्यालय आधारित आकलन को ला रहे हैं, लेकिन यह भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि सभी विद्यालयों के शिक्षकों में विद्यालय आधारित आकलन के दर्शन व सिद्धांत की समझ और व्यावहारिक दक्षता का विकास करना। कैसे शिक्षकों को और सभी अकादमिक स्टाफ को यह स्पष्ट किया जाए कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फिलॉसफी है और कैसे वो लागू किया जाएगा। इन परिप्रेक्ष्यों को की समझ सभी लोगों में डेवलप करना, यह पहली चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि ये जो एसबीए है यानी विद्यालय आधारित आकलन है उसमें जो
छात्रों का मूल्यांकन होना है वह तो विद्यालय के ही शिक्षकों द्वारा होना है। तो विद्यालय के शिक्षकों का अपने छात्रों और उनके माता पिता के व्यवहारिक दबाव से मुक्त होकर तटस्थ आकलन कर पाना एक बड़ी चुनौती है, जो लगातार जब यह लोगों को अवगत होगा कि सर ने मैडम ने जो मार्क्स दिए हैं यही उनके कैरियर को बनाने वाला है, तो वो लगातार प्रेशर बनाते हैं अपने टीचर्स पर कि हमें बेस्ट मार्क्स मिले। तो बेस्ट मार्क्स का जो दबाव वो बनाएंगे अपने शिक्षकों पर, तो उस दबाव में रहते हुए हमारा शिक्षक तटस्थ होकर के कोई मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, यह प्रायः देखा गया है कि आंतरिक मूल्यांकन की विषयों में आंतरिक मूल्यांकन के अंक सभी छात्रों को लगभग समान दे दिए जाते हैं। ये अक्सर आप अनुभव किए होंगे, देखे होंगे कि जो स्कूल में मार्क्स दिए जाते हैं, चाहे प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, चाहे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, वो उन्हीं टीचर्स के द्वारा दिया जाता है जिन टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया है। तो वो 1-2 नंबर के फ़र्क में ही सभी बच्चों को मार्क्स दे रहे हैं, तो एक रेंज नहीं दिखती है, लगता है सभी बच्चों को लगभग समान अंक दिए गए हैं। तो यह भी स्वयं से यह प्रमाणित कर दे रहा है कि जो शिक्षकों द्वारा आंतरिक मार्क दिए गए हैं या स्कूल बेस्ड असेसमेंट के जो पक्ष आज भी आप देख पा रहे हैं सामान्य रिपोर्ट कार्ड्स में, वह उस दबाव से मुक्त नहीं है, या यूँ कहें उस दबाव में दिए गए मार्क्स हैं जिस दबाव की बात हम कर रहे हैं। और यही स्कूल बेस्ड असेसमेंट की सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा जो शिक्षक है वह बच्चों के आकलन में तटस्थ नहीं रह पाएगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि विद्यालय आधारित आकलन प्रक्रिया में जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले हितधारक हैं वो सहपाठी हैं, वो शिक्षक हैं और विद्यालय के अन्य स्टाफ हैं, तो जो निश्चित रूप से पूर्वाग्रहों और मानवीय दुर्बलताओं से मुक्त नहीं होंगे। परीक्षक और परीक्षार्थी के लगातार आमने सामने के लोक व्यवहार के कारण मानवीय दुर्बलताओं का प्रभाव अधिक प्रबल होता है। तो इस कारण से SBA का आधारित जो आकलन यानी स्कूल बेस्ड आधारित जो आकलन है वह जो सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है वो ये है। और निश्चित मानदंड का भी अभाव है और इसकी विश्वसनीयता और वैधता को भी अभी प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन पर भी कोई स्पष्ट नियंत्रण नहीं स्थापित किया जा सका है या उसके बारे में कोई सोच अभी आ नहीं पाई है। विद्यालय आधारित आकलन और एज ग्रेडेड स्कूलिंग व्यवस्था में प्रगतिशील तारतम्यता का अभी अभाव है। यानी इसका अर्थ ये हम समझें कि जो स्कूल आधारित आकलन है, ठीक है, और एज ग्रेडेड स्कूलिंग, अभी की जो स्कूलिंग व्यवस्था है वो एज ग्रेडेड है, यानी इतनी उम्र का बच्चा होगा तो कक्षा 1 में पढ़ेगा, इतनी उम्र का बच्चा होगा तो 2 में पढ़ेगा, इतनी उम्र का होगा तो 10वीं में, 12वीं में, इस तरह से ये अभी तो ये एज आधारित हो गया ना। और एज आधारित जो ग्रेडिंग सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम है, उसमें बालक का व्यवस्था तो उसके कक्षा 1 में प्रवेश के समय ही तय हो गया कि 6 वर्ष से कम है तो क्लास 1 में नहीं उसको एडमिशन मिलने वाला है। तो यानी अब 2 में जाएगा तो 7 वर्ष का हो जाएगा, 3 में जाएगा तो 8 वर्ष का हो जाएगा, 10 में जाएगा तो कितने वर्ष का हो जाएगा, ये आप समझ रहे हैं, 16-17 वर्ष। तो इस तरह से ये जो एज ग्रेडेड सिस्टम है वह स्कूल बेस्ड असेसमेंट को जो है नकार देता है स्वयं ही। कैसे? यानी अगर आपका कोई बच्चा बहुत होशियार है, विद्यालय परिवार सब मान रहा है कि यह कक्षा 8 में नहीं कक्षा 10 में पढ़ने लायक है, लेकिन उसे कक्षा 10 में तो उस एज में नहीं पहुंचाया जा पा रहा है ना, जब तक कि कक्षा 8 का वह परीक्षा देकर पास होके
नहीं पहुंच जाता। तो एज ग्रेडेड सिस्टम की जो चुनौतियां हैं वह भी स्कूल बेस्ड असेसमेंट के सामने मुंह चिढ़ाती नज़र आती हैं। और ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी की वस्तुनिष्ठता अभी प्रमाणित होनी शेष है। यानी वस्तुनिष्ठता का मतलब यह है कि जैसे एक छात्र के बारे में उसके सहपाठियों के भिन्न भिन्न आकलन हो सकते हैं। कोई छात्र उसे पसंद करेगा, कोई नापसंद करेगा, कोई छात्र उसके उसी व्यवहार को पसंद करेगा, कोई उसके उसी व्यवहार को नापसंद करेगा। तो ये वस्तुनिष्ठता कहाँ हुई कि कोई टीचर उस छात्र के किसी गुणों से प्रभावित है, कोई उसी गुणों के कारण उससे नाराज है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो वस्तुनिष्ठ नहीं हैं। और स्कूल बेस्ड असेसमेंट में सबसे बड़ी जो चुनौती है जिसे मैं मान पा रहा हूँ वो यही 2-3 है। एक वस्तुनिष्ठता का अभाव है, वैधता का भी अभाव है, साथ ही साथ जो मानवीय दुर्बलताएं हैं जिनसे ग्रस्त है हमारा शिक्षक और सहपाठी और अन्य हितधारक, उन मानवीय दुर्बलताओं का कोई समाधान नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो मानवीय दुर्बलताएं उस आकलन में नज़र आएंगी, यह भी आगे चलकर देखने को मिलेगा। इसलिए SBA के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो बड़ी बड़ी हैं और देखना ये है कि इसका समाधान कैसे निकल पाएगा। अब देखें, हम आपके साथ ये परिप्रेक्ष्य रखना चाह रहे हैं कि आखिर SBA पर इतनी बातें करने की आज ज़रूरत क्यों है? क्योंकि NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात तय कर ली है। अब वह कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हमारी जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है उसमें आकलन प्रक्रिया में समेटिव फॉर्मेट जो है यानी योगात्मक परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है उसको हटाकर रचनात्मक परिप्रेक्ष्यों के आकलन को लाना है। यानी जो वर्तमान का समेटिव असेसमेंट सिस्टम है इसको हटाकर फॉर्मेटिव असेसमेंट की ओर विद्यालयों को ले जाना है, हमारी शिक्षा प्रणाली को ले जाना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तय कर लिया है। और होगा क्या? योगात्मक आकलन जो है वह रटकर या याद करने का जो कौशल है उसको जांचता है। ऐसा क्यों? मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा क्यों कह रही है कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की ओर जाएंगे इंस्टेड ऑफ समेटिव असेसमेंट के? क्यों? क्योंकि वह मानती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ये जो समेटिव असेसमेंट है यानी जो अभी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के जो रिपोर्ट कार्ड्स तैयार हो रहे हैं वो बालकों के रटकर याद करने की क्षमता का ही आकलन कर पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा वह अधिक दक्षता आधारित होगा। इससे हमारे विद्यार्थियों में सीखने और उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। उनकी उच्च स्तरीय दक्षता जैसे विश्लेषण करने की, तार्किक चिंतन करने की और अवधारणात्मक स्पष्टताओं को जांचने की अधिक अवसर जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट में मिलेंगे, ऐसा मानना है। यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो रचनात्मक आकलन का एक पक्ष होगा। रचनात्मक आकलन प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों के सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन होता है। यह नई शिक्षा नीति का मानना है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम है उसके द्वारा विद्यार्थियों के सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनता है स्कूल में और सीखने की प्रक्रिया का लगातार
संशोधन भी हम कर सकते हैं कि बालक ने कितना सीखा और कितना नहीं। यह फॉर्मेटिव असेसमेंट के तो एस्पेक्ट हैं ही। और इसलिए जो अब असेसमेंट सिस्टम लागू किया जाना है वो फॉर्मेटिव लागू किया जाना है, ऐसा तर्क शिक्षा नीति रख रही है। और रचनात्मक आकलन शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत होगा। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि अब ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट सिस्टम है वह सभी स्तरों पर विद्यालयों में, कॉलेजेस में लागू किया जाएगा। आइए अब देखने की कोशिश करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में आकलन पद्धतियों के विकास का ताना बाना कैसा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने व्यापक आकलन के लिए तर्क दिया था, जिसके तहत परीक्षा में विद्यार्थियों का प्रदर्शन मापने हेतु पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों पहलुओं को शामिल किया जाना था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अब 68 में तो क्या कहा गया ये देख लिए। 1968 के बाद 1986 की शिक्षा नीति ने आकलन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक अभिन्न अंग होने की बात कही आकलन को, और जो बच्चों के विकास और उन्नति का प्रमाण प्रदान करता है। उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए कहा गया कि शिक्षण की अवधि में पाठ्यचर्या और पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोनों ही पहलुओं में विद्यार्थियों के विकास और उन्नति का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह परिप्रेक्ष्य वहाँ रखा गया। तो सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने परिकल्पित की, वह अब भारत में उपयोग होते हुए 30 साल गुजर गए हैं। हाँ, भारतीय विद्यालयों की जो शिक्षा व्यवस्था है और जो विद्यालय शिक्षा का जो साहित्य है वहाँ पर उस पर चिंतन मंथन और योजनाओं आदि को तैयार करने में, बातों को करने में, लागू करने में, ये सब कुछ मिला जुला करके 30 साल का वक्त भारतीय परिप्रेक्ष्य में गुजर चुका है CCE की चीज़ों को लेकर के। तो कंटिन्यूस और कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट या इवेल्युएशन CCE जो है उसकी जो कमियां थीं और उनसे उत्पन्न जो विकृतियां और समस्याएं थीं उनको दूर करने के लिए SBA को अगली पीढ़ी के आकलन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अब यह समझ लें कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ असेसमेंट होगा, यानी असेसमेंट के भी जनरेशन्स की बात समझें, तो वह अब SBA होगा। अब CCE का स्थान SBA लेगा। और नई शिक्षा नीति कहती है कि SBA को लागू करेंगे उच्च स्तरीय शिक्षा तक, यानी स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक SBA का दायरा रहेगा। तो मैं जो समझ पाता हूँ वह थोड़ा एक चक्रीय पद्धति में देख पाता हूँ। क्या कि जो SBA है वह और प्राचीन इस काल से जो हमारे भारत में लागू पद्धति थी वह क्या है देखें। प्राचीन काल में हम महाभारत रामायण काल का जो संदर्भ ग्रंथ हमारे पास है उसमें हम देख पा रहे हैं बच्चों की शिक्षा कैसे हुआ करती थी। तो उसमें हम क्या देखते हैं, कौशल व प्रदर्शन आधारित दक्षता की परीक्षा वहाँ हुआ करती थी। और अब देखें जो वर्तमान समय में लागू है वह क्या है, स्मरण आधारित मौखिक परीक्षा का जो परिप्रेक्ष्य बाद में आया मध्यकाल में, और फिर आधुनिक काल में स्मरण आधारित मौखिक व लिखित परीक्षा का परिप्रेक्ष्य आया। यानी इंटरव्यू हो जाएगा, वाइवा हो जाएगा और लिखित परीक्षा के मार्क्स हो जाएंगे।
तो ये रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा। फिर इससे संतुष्ट न होने पर CCE लागू किया गया कि चलो कंप्रीहेंसिव असेसमेंट करेंगे बालक का, कंप्रीहेंसिव और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करेंगे। और उससे भी अब संतुष्ट न होकर के SBA की ओर चल पड़े हैं हम लोग। और SBA में हम क्या बात करेंगे वह हम लोगों ने देख ही लिया है कि SBA में हम बालक की समस्त क्षमताओं का आकलन प्रस्तुत करेंगे। जो अब SBA आधारित रिपोर्ट कार्ड बालक का होगा वह बालक के समस्त कौशलों के प्रदर्शन का एक जो है प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड के रूप में होगा। यानी रिपोर्ट कार्ड वही प्रदर्शित करेगा जो बालक का वास्तविक व्यक्तित्व और कौशल होगा। ऐसी उम्मीद, ऐसी सोच के साथ SBA की बात की जा रही है। और अब कहें तो प्राचीन काल और इसमें अंतर क्या है। प्राचीन काल में यह सारी बातें होती थीं, उसका लिखित प्रमाण पत्र भले नहीं दिया जाता था, लेकिन वह गुरुजनों द्वारा घोषित रूप से प्रमाणित तो हो ही जाता था कि ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, यानी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, भीम जो है कि गदाधारी हैं। ये तमाम बातें उनकी दक्षताओं के आधार पर उनकी पहचान समाज में स्थापित हो जाती थी। वो कौशल और उनके प्रदर्शन आधारित था। तो अब जो लिखित परीक्षाओं पर आधारित सर्टिफिकेट है उसमें परिवर्तन लाया जाना है। वह परिवर्तन लिखित, मौखिक प्लस कौशल और प्रदर्शन आदि सभी दक्षताओं का उसमें समावेशन होगा और बालकों के सर्वांगीण उपलब्धि का जो है प्रदर्शन आपके रिपोर्ट कार्ड में अब बच्चों के होगा। यही सब हैं विद्यालय आधारित आकलन के विविध परिप्रेक्ष्य, और इस पर मैंने आपके साथ एक सारगर्भित पर चर्चा करने की कोशिश की। आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर